सब स्टूडेंट चला गया है। सबको आवाज आ रहा है? यस सर। चलो, इसमें आज इससे पहले क्लास में कौन कौन नहीं आया? सत्यम, तुम क्लास में आते हो? जब पहले तुम्हारा क्लास है सत्यम। सर क्लास में आते हैं ना। और अनु तुम? यस सर। तुम क्लास में आती हो? हाँ सर आते हैं। चलो, हम तो देखे नहीं बाबू तुम लोग का इससे पहले। चलो ठीक है। कौन सा क्लास सर किए हम लोग मेरा? कॉपी चेक कराए थे सर आपसे। कौन सा क्लास किए अनु मेरा इससे पहले? सर जियोटेक का लैब किए थे लास्ट क्लास में सैटरडे को। क्या करवाए थे जियोटेक के लैब में? सोयल के बारे में बताए थे सर। क्या बताया थे सॉइल के बारे में, बताओ। याद है कुछ, क्या बताए थे? सर डेंसिटी टेस्ट करवाए थे सर कोड कटर्स में। चलो ठीक है बाबू। चलो, अपना क्लास वगैरह तुम लोग अपना नोट्स बनाते रहना, कहीं कि मिड सेम तुम लोग का शायद क्या बोलते छठ के बाद तुम लोग का मिड सेम होने का बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तुम लोग को ग्रुप में आया था ना ये इसका लिंक आ गया था ना ग्रुप में? यस सर। क्या? नो सर। इस क्लास का लिंक तुम लोग के ग्रुप में आया था ना? 5th सेमेस्टर का भी आया है ना लिंक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हाईवे में क्या 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 पढ़ चुके हैं बताओ? अभी जिससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग हाईवे में? कोई एक दिन बताओ, कौन कौन सा मॉड्यूल हम लोग खत्म कर चुके हैं? सर लास्ट पीआईवी बताए थे आप लास्ट क्लास हाईवे। लास्ट क्लास में पीआईवी बताए थे। चलो ठीक है। यस मेरा लास्ट क्लास हाईवे का उसी दिन का था। ठीक है, मतलब क्या हुआ था मतलब लास्ट क्लास में हम लोग हाईवे में? मलय सौरभ, मलय सौरभ, मलय सौरभ लगता है कि म्यूट किया बस। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्लास में। तो हम लोग इससे पहले क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे कि कितने तरह का रोड होता है। एक बार फिर से रिकॉल सबको करवा देते हैं, जो स्टूडेंट हो सकता है क्लास से पहले कभी क्लास में नहीं आए हैं उन लोग के लिए बता देते हैं। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे कि हाईवे डिजाइन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं। तो उसमें हम बताए थे कि ट्रांसपोर्टेशन आज के डेट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो मीडियम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग मोड होता है, एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन होता है, रोडवेज होता है, उसके बाद वाटरवेज होता है, रोपवेज होता है, उसके बाद अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनलैंड नेविगेशन होता है। तो ये सब अलग अलग मोड्स ऑफ नेविगेशन होता है। ठीक है, एयरवे सबसे महंगा पड़ता है पर सबसे फास्ट और क्विक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेफेस्ट भी एयरवेज होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो आता है रेलवे आता है। रेलवे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मास ट्रांजिट का, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सहायक होता है। रेलवे सस्ता पड़ता है एयर क्या बोलते हैं इससे, जो एयर ट्रैवल होता है या एरोप्लेन होता है एयरवेज उससे से सर। हाँ, उससे रेलवे सस्ता होता है क्या बोलते हैं एयरवेज से। ठीक है, उसके बाद रेलवे में हम लोग ज्यादा लोग को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे में ज्यादा भारी सामान को हम लोग ढो सकते हैं। ठीक है, वो रेलवे कहाँ पर ज्यादातर काम आता है, जब हमको अंतरराज्यीय काम करना। ठीक है, अंतरराज्य, ठीक है, उसमें हमारा
अंतरराज्य मतलब कि हम लोग को इंटर स्टेट में काम करना है तो हमको रेलवे से काम आता है, ठीक है। जब हमको विदेशों से काम करना है कि बाहर से सामान मंगवाना और बड़े बड़े सामान मंगवाना, तब हम लोग उसके उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग उसको जहाज से मंगाते हैं, यानी शिप से मंगाते हैं। शिप सबसे स्लोएस्ट मोड होता है, सबसे धीरे चलने वाला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो शिप है। पर अगर प्रति किलो के हिसाब से अगर रेट ऑफ तुम देखोगे कि हाँ 1 किलो सामान ढोने में जो अलग अलग मोड है, यानी कि एरोप्लेन, रेलवे और क्या बोलते हैं, इसमें कंपेयर करोगे तो सबसे सस्ता जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, सीवे पड़ता है या वाटरवेज पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये देखिए हाईवे डेवलपमेंट क्यों जरूरी है किसी भी देश के सतत विकास के लिए। जो राजमार्गों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का या मार्गों का बनना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। आज देखते हो तुम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारी क्या बोलते हैं रोड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट चल रही है, ठीक है। गति प्रोजेक्ट आ रहा है। गति प्रोजेक्ट क्या है, मल्टी जो मोड है, यानी कि अलग अलग मोड पर। इससे पहले एक बात समझ लेना कि जैसे कि रेलवे है, रेलवे का अलग एक डिपार्टमेंट, रेलवे का अलग विभाग है, ठीक है। रेलवे क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे रोड वाले को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रोड वाला क्या काम कर रहा है उससे रेलवे वाले को मतलब नहीं है, रेलवे वाला जो काम कर रहा है उससे जहाज वाले को मतलब नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे एक बैलेंस नहीं बन पाता, ठीक है ना। आखिर जो हमारा अंतिम यूजर कौन है कोई सामान का, चाहे अंतिम यूजर हो या अंतिम क्या बोलते हैं किसी भी फैसिलिटी को लेने वाला, वो कौन होगा, वो आदमी होगा। जानवर तो इस्तेमाल करता नहीं है, करता है क्या जानवर? ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसको है, ह्यूमंस को है। तो जो लास्ट जो डिलीवरी है या जो कंज्यूमर है वो कौन है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन के बेस्ट के लिए, यानी कि ह्यूमन को अच्छा फायदा हो या ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अलग अलग जो मंत्रालय है, अलग अलग मंत्रालयों का विलय करवा दिया गया है, ठीक है। एक जगह सबको क्या बोलते हैं मर्ज करवा दिया गया। इससे पहले हाईवे डेवलपमेंट में कौन कौन सा काम हुआ, तो इससे पहले हाईवे डेवलपमेंट विदेश जो क्या बोलते हैं जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश के जमाने से क्या बोलते हैं रोड वगैरह का निर्माण हो रहा है। इससे पहले क्या बोलते हैं जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको शेर शाह सूरी बनवाए थे, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक का रोड निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद क्या था, उसके बाद जब ब्रिटिशर आया तो ब्रिटिश ने रोड बनवाया। तो जो ब्रिटिश लोग आया था तो ब्रिटिश लोग भारत के विकास के लिए, भारत के क्या बोलते लोगों के लिए रोड नहीं बनवाया था। उसका ब्रिटिश का काम था कि जो मेरा कच्चा माल है, कच्चे माल को हम लोड करके अपना बड़े बड़े जो जहाज है, ठीक है, शिप से उसमें लोड कर सके कच्चे माल को, उसके लिए वो रोड बनवाया, ठीक है। उसके बाद क्या था, उससे वो माल भेजे और माल भेज के इंग्लैंड से जो सामान बन के आता उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग जगह पे, उसके लिए वो रोड बनाया। ब्रिटिश का रोड बनाने का नियति क्या था कि दोहन करना। ब्रिटिश का रेल बनाने का नियति क्या था कि दोहन करना, किसका, भारत के लोगों का। भारत का ही पैसे से भारत के लोगों के लिए रोड बनाता और उसमें भारत के लोगों को चलने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या था, जब उसी के समय में फिर ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश लोग बोला कि को लगा कि हम और किस तरह से क्या डेवलपमेंट कर सके, तो इसके लिए 1927 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था जयकर कमेटी। अभी हम रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा लोग इससे पहले नहीं आया था, एक दो बच्चा, तो उन लोगों के लिए सबके लिए रिवाइज करवा देते हैं आज का क्लास, ठीक है। फिर सेकंड हाफ में क्या बोलते हैं, इसके आगे हम जो क्लास लेंगे उसका लिंक तुम लोग को भेज देंगे। तो अभी क्या था कि फिर जयकर कमेटी बनाया गया। जयकर कमेटी कब बना था, 1927 में बना था, इसको नोट कर लो, ठीक है। जयकर कमेटी JAYKAR जयकर JAYKAR जयकर कमेटी बना था 1927 में बना था। 1928 में जयकर कमेटी अपना रिपोर्ट दिया था। 1928 में जयकर कमेटी क्या किया था, अपना रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट में क्या बताया था जयकर कमेटी, तो जयकर कमेटी कहा था कि हाईवे बनाना, ठीक है, हाईवे बनाना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देश के विकास के लिए हाईवे बहुत जरूरी है। तो अब हाईवे बनाएंगे कैसे, तो हाईवे बनाने के लिए फंड चाहिए। रोड बनाने, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे अपना घर बनाओ, चाहे कोई बिल्डिंग बनाओ, चाहे रोड बनाओ, रेलवे बनाओ, उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो जयकर कमेटी कहा कि एक इस तरह का फंड का क्या बोलते हैं निर्माण किया जाए, या एक किस तरह की संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें हम लोग सारा का सारा जो फंड आएगा, फंड कहाँ से आएगा, पेट्रोल पे टैक्स लगा के, डीजल पे टैक्स लगा के, रोड का जो व्हीकल है कि गाड़ियों पे रजिस्ट्रेशन टैक्स लगा के, ड्राइवर से क्या बोलते हैं लाइसेंस फीस लेके, और अलग अलग तरीके से हम लोग जो फीस वसूल करेंगे उसी से हम लोग रोड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, सेंट्रल रोड फंड का निर्माण किया गया, ठीक है। सेंट्रल रोड फंड कब बना था वो आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल रोड फंड कब बना था वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद
जेकर कमेटी कहा कि रोड बनाने के लिए हमको एक प्रोफेशनल बॉडी की आवश्यकता होगी, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर होंगे। अलग अलग स्टेक होल्डर मतलब जो रोड इस्तेमाल करने वाले हैं वो, उसमें साइंटिस्ट होंगे, उसमें इंजीनियर होंगे, उसमें जो सामान सप्लाई करने वाले हैं वो होंगे, ठीक है, जो इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले हैं वो होंगे। इन सबको हम मिला के एक सेमी टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी बनाएंगे। सेमी टेक्निकल मतलब कि उसमें आधे लोग टेक्निकल रहेंगे, आधे लोग नॉन टेक्निकल रहेंगे, ठीक है। इनका समन्वय होगा। और ये क्या है, ये रोड डेवलपमेंट को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए क्या बोलते हैं, ये हमको सुझाव देंगे। अब इसमें एक सवाल आ सकता है कि सर हम टेक्निकल का तो बात मानते हैं कि टेक्निकल जब रोड बनाना पूरा का पूरा सिविल इंजीनियर काम है, तो नॉन टेक वाले को हम क्यों बुला सकते? तो ऐसा नहीं है। देखो, रोड बनाओगे तो उसमें जो सेफ्टी का एस्पेक्ट है वो इंजीनियर कैसे बता पाएगा, ठीक है। कुछ सेफ्टी का एस्पेक्ट है, कुछ रोड की फैसिलिटीज के बारे में, कुछ कंफर्ट के बारे में है, कुछ रोड यूज करने का एक्सपीरियंस है, वो तो क्या बोलते हैं इंजीनियर नहीं ना बताएगा। अगर वो इंजीनियर बताने लगेगा तो अपना दही को कौन खट्टा बताता है? कोई नहीं बताता है। अपना दही को कोई खट्टा बताता है? बता बाबू, अपने दही को कोई खट्टा बताएगा? नहीं सर। सर। हाँ, तो क्या है, अगर इंजीनियर को हम लोग क्यों नहीं रखा गया था यहाँ पर, क्योंकि अगर इंजीनियर को बोला जाएगा कहने कि आप फीडबैक दीजिए रोड कैसा बनाए, तो कभी वो बुराई निकालेगा आपने बनाए रोड में? नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इसी कारण से क्या किया गया, उसमें कुछ नॉन टेक आदमियों को भी लगाया गया कि जो कि रोड के बारे में फीडबैक दे सके, ठीक है। तो ये सेमी टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी को क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। इस सेमी टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी को कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस का गठन हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में, ईएस के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में ये चीज पूछता है कि आईआरसी बॉडी कब बनी थी। तो आईआरसी का गठन 1934 को हुआ था, ठीक है। फिर आईआरसी के बाद फिर एक और रिकमेंडेशन दिया था, क्या बोलते हैं, जयकर कमेटी, कि आप क्या बोलते हैं कि एक ऐसा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बनाइए, एक ऐसा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बनाइए जो कि रोड डेवलपमेंट में नया नया क्या प्रौद्योगिकी कर सकते हैं, यानी कि नया नया क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, या नया नया क्या अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग ला सकते हैं, इसके बारे में बताया, ठीक है। और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, नए मटेरियल पे, नए टेक्नोलॉजी पे। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत में सीआरआरआई का निर्माण किया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर किसको बनाया गया? उसको बनाया गया सीआरआई को। सीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लेना, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? यह दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? 1950 में इसका गठन हुआ था। फिर उसके बाद अलग अलग फिर बोर्ड आया, फिर मोटर व्हीकल एक्ट आया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड का स्थापना किया गया, फिर और बहुत सारी चीजों को उसमें किया गया। तो ये सब आप लोग कहाँ पढ़ सकते हैं? ये सब आप लोग अपना पूरा पूरा थ्योरी है, कहानी है, ये लोग आप लोग पढ़ सकते हो आपके खन्ना एंड जूस्टो के बुक में, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे देश में 3 मेजर रोड डेवलपमेंट प्लान आया था, ठीक है। 3 सबसे बड़े बड़े रोड डेवलपमेंट प्लान आए थे। कौन कौन से आए थे? नागपुर रोड प्लान आया था, बॉम्बे रोड प्लान आया था, फिर उसके बाद लखनऊ रोड प्लान आया था, ठीक है। तीनों अलग अलग रोड प्लान आए थे। ये हर एक प्लान 20 साल की अवधि के लिए था, ठीक है। पहला प्लान भी 20 साल के लिए 1943 से लेके 1963 के लिए आया था, तो वो 2 साल पहले खत्म हो गया था। तो फिर 1943 से लेके 1961 तक वो प्लान था। फिर अगला प्लान 1961 से लेके 1981 का था, और जो थर्ड रोड प्लान था वो 1981 से लेके 2001 था। 2001 के बाद क्या किया गया था, इसको प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या लाया गया था? उसके बाद लाया गया था NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया। उसी के अंतर्गत गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्या बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहते हैं? जो हमारे अलग अलग जो बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में कौन कौन से आ गए? दिल्ली, बॉम्बे, तमिलनाडु और कोलकाता। सही बोल रहे हैं ना जी? दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई है। दिल्ली बॉम्बे जो है, दिल्ली बॉम्बे चेन्नई, और क्या बोलते हैं ये, उनको क्या बोलते हैं? कलकत्ता। इन चारों को कनेक्ट करने वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसको पूरी तरह से हम लोग हाईवे से कनेक्ट किया गया। उसके बाद क्या लाया गया? उसके बाद लाया गया नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, सॉरी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये भी 2 लाया गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या आया है? इसके बाद अब आया भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या चाहिए?
नेशनल हाईवे का विकास करना और एक्सप्रेस हाईवे बनाना। सागरमाला क्या है, सागरमाला में जितना भी हमारे बंदरगाह है, बंदरगाहों में रोड की कनेक्टिविटी लाना। फिर उसके बाद क्या है, मेट्रो प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है, बहुत सारा अलग अलग। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत सारे लोग जो गाँव वगैरह में रहते हैं उनके वहां पर देखिए रोड बना होता है किसके अधीन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, वो जो 100 से ऊपर का, मतलब कि किसी भी गांव में अगर 100 से ज्यादा घर है तो वहां पर कनेक्टिविटी करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इस्तेमाल करते हैं। किससे कनेक्ट करने के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिंग रोड देते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट आया था, वो उसी में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत, देखो जैकब कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन था यहाँ देख लेना, ठीक है। 1934 में आईआरसी बना था, ठीक है। हर एक 20 साल के लिए हम लोग को प्लान बनाना है। 1929 में सेंट्रल रोड फंड बना था, दिख रहा है ना। फिर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में बना था, ठीक है। पहला प्लान कौन सा आया था, नागपुर रोड कांग्रेस आया था 1943 में, ठीक है। इसका कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो इस नागपुर रोड डेवलपमेंट में क्या किया गया था, रोड को चार भाग में क्लासिफाई किया गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अब नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, विलेज रोड क्या होता है, सबको बता चुके हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कहा गया था ये कमेटी कितना 2 लाख किलोमीटर क्या बोलते हैं रोड बनाने के लिए इसका गठन किया। मम्मी पानी भेजिएगा ना थोड़ा सा। उसके बाद क्या था कि ये दे रिकमेंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रोड थ्रू द कंट्री, ठीक है। स्टार और ग्रिड पैटर्न का रोड बनाने के लिए। अब पैटर्न ऑफ रोड कितना होता है ये बताया जा चुका है क्लास में, बताया है या नहीं बताया, पैटर्न ऑफ रोड बताओ जी। यस सर बताए हैं। ठीक है चलो, पैटर्न ऑफ रोड बताए हैं। फिर उसके बाद बॉम्बे रोड कांग्रेस क्या होता है, वो है, बॉम्बे रोड कांग्रेस कब था, 1961 में था। प्रियांशी तुम कहाँ थी जी, क्लास में नहीं आई थी। सर अभी जस्ट फोन देखे सर, गुड मॉर्निंग सर, इसे तुरंत ज्वाइन की। बाहर तबियत ठीक है। यस सर सब कुछ फाइन है सर। ठीक है चलो। अब बॉम्बे रोड कांग्रेस कब था, बॉम्बे रोड कांग्रेस का जो प्लान था वो 1961 से लेके 1981 तक चला था, ठीक है। 10 लाख किलोमीटर इसमें क्या बोलते हैं रोड बनाने का था टारगेट, ठीक है। इसमें स्टेट और क्या बोलते हैं पंचायत वगैरह से भी क्या बोलते हैं टेक्निकल एडवाइस दिया गया था रोड बनाने के लिए। फिर आता लखनऊ रोड कांग्रेस, 1984 में बना था। ये सब पूरा कहानी है, पढ़ लेना, ठीक है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो लिख देना। अब रोड का क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको तुम लोग एकदम इसका टू द पॉइंट इसको बना लेना, इसको स्टार कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है 5 नंबर में या 10 नंबर में, ठीक है। कि रोड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो द रोड कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। स्पीड और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो रोड है, ये जितना भी क्लासिफिकेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कि कौन सा क्लासिफिकेशन है, स्पीड और एक्सेसिबिलिटी पे, यानी कि गति पे और कितनी कितनी आसानी से हम लोग रोड को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि तुम लोग विलेज रोड को कहीं, अब देखो तुम लोग के गांव भर में एक देखते हो रोड को या कोई रोड वगैरह बना है तो खेत से भी लाके गाड़ी चढ़ा देता है, ठीक है ना। या क्या बोलते हैं अगल बगल से जहां से मना है लाके गाड़ी चढ़ा देगा, ठीक है। गांव वगैरह में ऐसा होता है। मगर जब तुम लोग हाईवे वगैरह में जाओगे तो हाईवे वगैरह में देखोगे कि हाईवे के दोनों साइड क्या करता है, ग्रिल लगा देता है, यानी कि एक तरह का रेलिंग लगा देता है। उससे आप क्या करते हैं, हाईवे को पार कर, यानी कि जहां से मन आएगा वहां से आप लोग हाईवे में नहीं घुस सकते, ठीक है। वही चीज होता है। तो फ्रीवे और एक्सप्रेसवे में क्या होता है, फ्रीवे और एक्सप्रेसवे होता है बहुत हाई स्पीड के लिए, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के ऊपर के डिजाइन के लिए हम लोग इसको करते हैं, 100 किलोमीटर प्लस के लिए इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जहां तहां से एंट्री करना पाबंदी होता है, यानी कि आपको जहां मन आएगा वहां से आप एंट्री नहीं कर सकते, किसमें, एक्सप्रेसवे में और फ्रीवे में। उसके बाद हाईवे आता है, ठीक है। फिर हाईवे भी हाई स्पीड के लिए, हाईवे अप टू 100 किलोमीटर के लिए डिजाइन होता है। फिर आर्टेरियल रोड्स होता है, लोकल स्ट्रीट होता है, कलेक्ट्रेट होता है। आर्टेरियल रोड्स वो रोड्स होता है जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मेजर पॉइंट्स को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। उसको आर्टेरियल रोड कहते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का सचिवालय को कनेक्ट करना हो गया या कोर्ट्स को कनेक्ट करना हो गया, सब रोड से, उसको आर्टेरियल रोड कहते हैं। इस रोड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। जैसे कि पटना में आप देखिएगा तो पटना का जो अशोक राजपथ है
वो आर्टेरियल रोड है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक है वो इसी रोड पे रहता है, ठीक है। उसके बाद लोकल स्ट्रीट मतलब आपके घर का जो बाहर का जो गली रहता है उसको लोकल स्ट्रीट कहते हैं। फिर कलेक्टर स्ट्रीट क्या होता है? कलेक्टर स्ट्रीट वैसा स्ट्रीट रहता है जिसका काम क्या रहता है? कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ से? लोकल स्ट्रीट से आर्टेरियल स्ट्रीट, उसको कलेक्टर स्ट्रीट कहते हैं। फिर नागपुर रोड, नागपुर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से रोड को क्लासिफाई किया नेशनल हाईवे के हिसाब से, ठीक है। स्टेट हाईवे के हिसाब से मेजर डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ठीक है। अब इसके बारे में जो पॉइंट है, ठीक है, अगर कहने के लिए बोला जाएगा क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो अगर तुम लोग को कहा जाए क्लासिफिकेशन करने के लिए एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो क्लासिफिकेशन कर देना, एक ये कर देना। अगर 5 नंबर का रहे तो सिर्फ ये करना, ठीक है। अगर 5 नंबर का रहे तो ये वाला करना, और अगर 10 नंबर का रहे तो 10 नंबर में इसको भी जोड़ देना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या फैक्टर, अलाइनमेंट क्या होता है ये बताया जा चुका है। अलाइनमेंट क्या होता है कि पोजीशन या लेआउट होता है सेंट्रल लाइन का, यानी कि सेंट्रल लाइन जो रोड का होता है उसी का जो लेआउट करता है, यानी कि उसको जो हम लोग फील्ड में जो उतारते हैं। अब देखो, कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले तुम लोग क्या करते हो? बिल्डिंग बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ? सर जिस लैंड पे बनता है उसका सर्वे करेंगे। और उसका लेआउट बनाएंगे सर। लेआउट मतलब उसका डिजाइन वगैरह सर। प्लान सर। उसका बाउंड्री लाइन। एकदम सही बोल रहे हो। तो इसी तरह हम लोग हाईवे में करते हैं। हाईवे का जब हम लोग मतलब हाईवे के डिजाइन के पहले हम लोग क्या करते हैं? एक रेकनेंस सर्वे करते हैं। तुम लोग सर्वे में रेकनेंस पढ़े होंगे क्या होता है, ठीक है। रेकनेंस पढ़े थे? सर्वे में रेकनेंस पढ़े थे? रेकनेंस RECONNAISANCE रेकनेंस पढ़े थे सर्वे में? सर्वे पढ़े हो नहीं पढ़े हो? क्या जी कोई बोलने रहा, सब में सन्नाटा छा गया है। हेलो, ये सर नहीं थोड़ा पढ़े, बहुत पढ़े थे सर। सन्नाटा पढ़े छा। हैं। तो बताओ कि पढ़े, पता है नहीं पता, सिंपल से बताओ ना, इतना शर्माओ मत। नहीं पता है सर। हाँ ठीक है, तो देखो आते रेखी का नाम सुने हो? रेखी करना, किसका सर? रेखी करना, रेखी करना। जैसे कि किसी जगह जाते हैं तो जैसे कि मान लो कि कहीं पे सेना हो ना, वो कहीं पे अटैक करना, उसके पहले वो जाके साइट वहां को पर, देखना सर। हाँ साइट को देखना, समझ गए ना? साइट को देखना, रेखी करना, समझ गए? यस तो सर। हाँ, तो क्या होता है ना कि रेकनेंस होता क्या है कि जैसे मान लो कि किसी भी जगह पे आपको बिल्डिंग बनाना है, या किसी भी जगह पे कोई बांध बनाना है, या कोई भी काम करना है सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है ना। उसके पहले क्या करते हैं? उस जगह का मुआयना करते हैं। जैसे हम लोग आर्मी वगैरह क्या करता है, आर्मी को जहाँ पे जाके बम मारना रहता है, या जहाँ पे जाके क्या क्या बोलते हैं, किसी तरह का ऑपरेशन करना होता है, या किसी तरह का एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसके पहले उस जगह का पहले मुआयना करती है। मुआयना मतलब उसका टेरेन कैसा, मतलब उसका जो भूभाग है वो कैसा है, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर निचाई है, ठीक है, कहाँ पर पानी का स्रोत है, कहाँ पर क्या बोलते हैं दीवार है, कहाँ पर हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कहाँ पर हम आसानी से निकल सकते हैं, ये सब आदमी करता है। ठीक उसी तरह हमारा सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, हम लोग पहले जाके सर्वे करते हैं, रेकनेंस सर्वे, ठीक है, यानी कि रेखी करते हैं। अब रेखी में क्या करते हैं, हम लोग एक सादा पेज लेते हैं, उस सादे पेज के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक कलम रखते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले पूरा एरिया को पहले पैदल जाके देखते हैं, ठीक है, जो जो हमारा काम का एरिया उस जगह को पैदल जाके देखे। देखने के बाद हम लोग क्या किए, उससे हम लोग एक आइडिया लगाए। क्या आइडिया लगाए कि हाँ भाई ये पूरा एरिया है। फिर उसका एक हम लोग रफ मैप बनाते हैं, ठीक है, रफ मैप बना के कि हाँ यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज। उसके पहले क्या करते हैं, ये जो सर्वे है यानी कि रेफरेंस करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेट डिपार्टमेंट है यानी कि राज्य स्तर का जो भी डिपार्टमेंट है, उससे मानचित्र मंगाते हैं, यानी कि मैप मंगाते हैं। मानचित्र मतलब समझते हो क्या होता है? मानचित्र मतलब मैप मंगाते हैं। मैप मंगा के क्या करते हैं, जहां पर हमको प्रोजेक्ट करना है, या जहां पर हमको जिस पॉइंट पे हमको रोड देना है, उसका पहले हम लोग डिटेल देखते हैं कि उसका टोपोग्राफी कैसा है, यानी कि उसका भूभाग कैसा है, ठीक है, उसका भूभाग कैसा है, उसमें कंटूर्स क्या है, उसका लेवल क्या है, ठीक है, वो सब चीज हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक पहले मैप पे एक अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसी नक्शे पे एक रफ अलाइनमेंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात? देखो दिखाते हैं, जैसे कि कंटूर मैप, कंटूर मैप देखे हो तुम लोग?
कंटूर मैप देखे हो? बोलो, जवाब दिया करो जी, ऐसे फिर मोनोलॉग नो सर। नहीं देखते तो चलो दिखा देते हैं। देखो मोनोलॉग मत बनाओ, मोनोलॉग मतलब होता है कि हम ही बक रहे तुमको पता नहीं है, ठीक है ना। ऑफलाइन में वहां पर क्या है कि वहां मेरे पास डिजिटल का कोई साधन नहीं है कॉलेज में, वहां तो जो है हमको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर मेरे पास लिमिटेशन है, तुमको वहां पर कुछ चीज दिखा नहीं सकते। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे पास वो लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर तुमको नया नया चीज दिखा सकते हैं कि हाँ बाबू ये चीज। देखो ये होता है कंटूर मैप, समझ रही हो। देखो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर तुम लोग देखोगे, जैसे कि इसी मैप को हम खोलते हैं, ठीक है। इस मैप को खोले, अब इस मैप में देखो, यहाँ इस मैप में देखो, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है ना तुमको, ये ठीक है। देखो ये जो लाइन दिख रहा है, अब ये लाइन क्या है, ये लाइन दिखा रहा है उस एरिया को जहाँ पे इसका RL 1 है, यानी कि इसका ऊंचाई 1 है, ठीक है। यानी कि इस लाइन पे अगर तुम लोग चलोगे ना तो तुमको बराबर ऊंचाई मिलेगा, ठीक है, एक ही हाइट मिलेगा, यहाँ पर हाइट का फर्क नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं कंटूर मैप, ठीक है। समझ में आया बात? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन दिखा रहा है क्या चीज का, कि इसका हाइट एक ही है, ठीक है। हाइट एक ही है मतलब कि अगर हम लोग समुद्र से ऊंचाई की बात करेंगे तो ये जो अलग इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट का समुद्र से ऊंचाई समान होगा, ठीक है। यानी कि सारा का हाइट एक ही होगा। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं हम सर, लोग एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, बोलो सर ये लाइन से सेपरेट क्यों किया है सर? मतलब ये जो देखो, लाइन बताया ना आप, हाँ तो इसके बीच में गैपिंग क्यों है? यस सर। यही ना पूछना चाह कि इसके बीच में गैपिंग क्या है। तो देखो इसको कंटूर हाँ, हाँ, इंटरवल, yes. हाँ तो इसको कंटूर इंटरवल कहते हैं। अब तुम देखो धरती का जो मतलब कि क्या बोलते हैं सरफेस, वो कैसा है, वो कर्व सरफेस है, फ्लैट तो धरती है नहीं, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। यस अब दूसरी बात क्या होती है कि अगर तुम लोग कहीं भी जाओगे मैदान पे भी या कहीं भी अपने भी जीवन में देखोगे, कहीं भी तुमको समतल जमीन दिखता है। आदमी के कंस्ट्रक्शन को छोड़ के अगर आदमी बनाया है कि ह्यूमन मेड के अलावा या आर्टिफिशियली बनाया हुआ दुनिया में तुमको कोई भी चीज समतल नहीं दिखेगा, कुछ ऊपर दिखेगा कुछ नीचे दिखेगा। कोई भी नेचुरल चीज को देख लो, चाहे कोई नेचुरल मैदान को देख लो, चाहे तुम कोई नेचुरल पहाड़ को देख लो, चाहे तुम नेचुरल कोई नदी को देख लो, कहीं भी एक समान कुछ नहीं है, कुछ ऊंचाई कुछ नीचाई हर जगह है या नहीं है? बोलो जी, है ना। तो यस सर। यस सर। तो वही चीज यहाँ भी है। देखो ये मान लो कि ये पूरा का पूरा एक जमीन का एरिया, अब जमीन का एरिया कोई छोटा सा एरिया नहीं है, कोई 1-2 मीटर का एरिया नहीं है, ये किलोमीटर में, ठीक है ना। मान लो कि 100 किलोमीटर लंबा एरिया है या 50 किलोमीटर लंबा एरिया, ठीक है। अब इस 50 किलोमीटर एरिया में हर एक जगह एक ऊंचाई होना संभव नहीं है या एक ही हाइट होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग हाइट है। तो ये जो लाइन दिखा रहा है ना, जो बीच में सेपरेटेड है, ये दिखा रहा है Yes. इसको हम लोग कहते हैं कंटूर इंटरवल। मतलब कि मान लो कि क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का हाइट कितना है, 4000 है। कहाँ से? समुद्र से ऊंचाई इसका 4000 है। फीट में भी हो सकता है, मीटर में हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगी तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 4200 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में देखो कितना, 4000 यहाँ पर है, 4800 4800 है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऊंचाई इसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 8 से ज्यादा बढ़ गई। यस सर। ठीक है। तो अब ये जो बीच का लाइन यानी कि धीरे धीरे क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है, हाइट बढ़ते जा रहा है। तो ये बीच का जो लाइन होता है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं। 4000 से लेके 4800 के बीच में क्या करते हैं हम लोग, बीच में इसको अलग अलग लाइन में सेपरेट करते हैं, इक्वल डिवीजन में सेपरेट करते हैं। क्यों इक्वल डिवीजन में? उससे हमको यूनिफॉर्मिटी मिले, ठीक है। तो अब 4800 से लेके इसको बीच में हम लोग डिवाइड कर दिए, फिर देखे कि हाँ इसके बीच में अब 4800 से लेके मान लो कि ये 4200 था, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि कौन कौन सा एरिया में 4200 का पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे नापेंगे, इसको हम लोग डंपी लेवल से या ऑटो लेवल से नापेंगे, ठीक है। तो हम लोग पता चला कि हाँ ये इस पॉइंट पे हमारा 4200 आ रहा है। तो वहां पर क्या किए हम लोग, रफ हाथ से स्केच कर दिए, ठीक है। यहाँ इस एरिया का 4200 है। तुम लोग क्योंकि सर्वे नहीं किए हो, तुम लोग को पता नहीं चला है, तुम लोग उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, पर तुम लोग देखना एक बार जी, तुम लोग यूट्यूब पर सर्च करना कि कंटूर मैप कैसे बनाते, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ कंटूर मैप, तुमको समझ में आएगा, ठीक है।
तुमको ज्यादा क्लियर यस लगा। सर। तो करते क्या है, इसको पहले पूरे एरिया को हम लोग से क्या बोलते हैं, इक्वल भाग में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कि हमको मेरा ये सर्वे एरिया ये है, ठीक है, इस सर्वे एरिया को मार्क कर लिए चारों तरफ से, और इसको हम इक्वल ग्रिड में, ग्रिड का मतलब समझते हो ना क्या होता है, चौकर चौकर खंड में बांट देना, ठीक है, बराबर बराबर। जैसे तुम लोग ग्राफ पेपर देखते हो ना, वैसे ग्राफ की तरह इसको हम लोग विभाजित कर देते हैं इस पूरे एरिया को, ठीक है। मान लो कि इसके ऊपर हम लोग ग्राफ, डिवीजन है सर। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे कर दिए। अब ग्राफ का जो अलग अलग जो ब्लॉक होता है ना, उस अलग अलग ब्लॉक पे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जमीन पे उस वैसा ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। अब इसको करते कैसे, देखो तुमको ज्यादा क्लियर करके समझाते हैं। कहाँ गया, मोर व्हाइट बोर्ड का है, न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। देखो इसको हाँ समझाते, देखो मान लो कि ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है, ये एरिया तुमको सर्वे करना है। इस एरिया को क्या करोगे तुम लोग, पहले इसको इक्वल भाग में डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो बराबर नहीं बन रहा है, तुम लोग उसको इक्वली समझना, ठीक है। इसको इक्वल लाइन में इसको भाग कर दिए, ठीक है। इस तरह से इसको इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रिड बनाना कहते हैं, ग्रिड GRID, इसको ग्रिड बनाना कहते हैं। इसको ग्रिड बना दिया इसका पूरा रोड का, इस एरिया का, ठीक है। अब क्या किए हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी एक जगह पर अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिए। मान लो कि मेरा इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर लगा दी, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डंपी लेवल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो अलग अलग जो भाग किए ना, इस पे हम लोग क्या करेंगे, हर जगह पे स्टाफ, स्टाफ मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक लंबा सा डंडा रहता है, हर जगह पे स्टाफ लेके इसका अलग अलग पॉइंट का रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। जैसे सब जगह पे क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे इसी तरह से स्टाफ रख के रीडिंग नोट करेंगे। सबका रीडिंग मिल गया हमको, फिर ये रीडिंग को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मान लो कि इसका रीडिंग आया 120, ठीक है, और इसका रीडिंग आया, इस पॉइंट का रीडिंग आया कितना, 130, ठीक है ना। इसका आया 120, इसका आया 130, ठीक है ना। तो हम लोग क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंट मतलब कि फील्ड में हम लोग कर चुके थे, हम लोग को एक विजुअलाइजेशन तो मिल जाएगा ना कि हाँ हमारा यहाँ पर स्लोप स्टीप गिर रहा है, या क्या बोलते हैं धीरे धीरे स्लोप का डिक्रीज हो रहा है, या स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, या स्लोप धीरे धीरे घट रहा है। तो उसी हिसाब से फिर क्या करेंगे, हम लोग देखिए 120 से लेके 130 में आएगा, यानी कि इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में हमारा यूनिफॉर्म डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। समझ में आ गया बाबू बात कैसे बना कंटूर मैप? यस सर, आ गया सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछना था सर। बोलो। सर बोल रहे थे सर, कोई भी ग्राफ जो पढ़ाए थे सर, जियोटेक या फिर पढ़ाए थे सर, उसको लैब में बना कैसे सकते हैं सर? वो बनाने ही नहीं आता सर, उस दिन आप बताए थे सर पिक को बनाने ठीक है, के तो लिए। अभी जस्ट लिंक को ज्वाइन कर लेना, तुमको अभी तुरंत बता देंगे इसी पे, ठीक है। ओके ठीक है सर। चलो ठीक है, इसी लिंक पे अभी ज्वाइन कर लेना, अभी रिज्यूम कर लेना, फिर इसी बता देंगे, अभी बता देते, ठीक है। ठीक है सर। सेकेंड हाफ ठीक है क्लास सर। करने में किसी को दिक्कत ऑनलाइन? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, कह के बहुत सारी चीजें कि तुमको भी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी, मेरे पास भी डिजिटल मीडियम में पढ़ाने का, और तुम लोग के पास भी है। हर चीज व्हाइट बोर्ड पे संभव नहीं होता पढ़ाने के लिए। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये सब चीज बता चुके तुम लोग को, तो अब चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो ये पढ़ लेना तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोग के लिए हम भेज भी दिए तुम लोग के उसमें ग्रुप में। नोट्स बना लेना बाबू, नोट्स अपना शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, जो तुमको काम आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे किस चीज को, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिक डिजाइन पे। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है, जो भी विजुअल फीचर होता है रोड पे, विजुअल फीचर कहने का मतलब जो तुमको मार्किंग रोड पे दिखता है, अलग अलग तरह का मार्किंग दिखता है। फिर उसके बाद रोड के बीच में तुमको जो अलग अलग क्या बोलते हैं, रोड खुद दिखता है, जो रोड का जो चौड़ाई होता है उसको कहते हैं। फिर उसके बाद रोड के बगल का कितना जमीन अधिग्रहण किया वो हो गया। उसके बाद क्या, रोड के बगल में जो पत्थर लगा रहता है, क्या बोलते हैं इसको लोग, कर्व स्टोन कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद रोड के बीच में जो मीडियन होता है, यानी कि दो जैसे कि तुम लोग हाईवे में देखे होगे, जैसे यहीं पे दिखाते तुमको, हाईवे 4 लेन, ठीक है। अब देखो मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन कहते हैं हम लोग इसको,
ये जो बीच में तुम लोग देख रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मीडियन। अब इसका काम क्या चीज है, देखो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर पेड़ पौधा लगाया नहीं गया। इस मीडियन का काम क्या चीज है, इधर वाला गाड़ी को इधर जाने के लिए दे देना और इधर वाली गाड़ी को इधर आने के देने के लिए, यानी कि गाड़ियों के बीच में आपस में टक्कर को रोकने का काम क्या करता है, ये मीडियन करता है। ठीक है, मीडियन क्या करता है, दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाले, दो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करने वाले ट्रैफिक को सेपरेट करता है। तो टू अवॉइड कोलिजन, तो पर्पस क्या हो गया मीडियन का, द पर्पस ऑफ द मीडियन इज टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन द टू व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा काम क्या है, मीडियन में क्या होता है, अब देखो रात के समय में क्या होता है, बहुत सारा लोग क्या बोलते हैं, हेडलाइट ऑन करता है। ठीक है, हेडलाइट ऑन करके चलाता है, और हेडलाइट भी वो नॉर्मल वाला नहीं ऑन करता है, एक हेडलाइट पे होता है कि नीचे की तरफ फोकस करता है, एक होता है ऊपर की तरफ ड्राइवर के आंख पे मारता है। तो मोस्ट ऑफ द तुम देखोगे लोग क्या करता है भारत में, जो ऊपर वाला जो लाइट होता है ना, जो ऊपर की तरफ जो आंख पे मारता है, वो वाला लाइट चला के घूमता है या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अब अचानक वो लाइट किसी भी ड्राइवर के आंख पे पड़ेगा तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा। एक गाड़ी इधर से जा रहा है, एक गाड़ी उधर से आ रहा है, और उधर वाला ड्राइवर क्या करता है कि ऊपर वाला जो होता है लाइट, हेडलाइट वो ऑन किया हुआ जो कि आंख पे आ रहा है, तो उससे जो दूसरे डायरेक्शन वाला है उसको क्या होगा, उसका इनकम्फर्ट होगा, उसको क्या, उसका आंख चौंध भी आ जाएगा। तो जिसके कारण से क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस होगा। तो इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग, इसको मीडियन को प्रोवाइड करते हैं कि अगर इधर से कोई लाइट भी जला रहा है तो इधर से जाने वाली गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए, इसका चौड़ाई 5 से 6 मीटर के बीच में होना चाहिए। आईआरसी कहता है कि 5 मीटर इसका डिजायरेबल है, 5 मीटर डिजायरेबल है, लिख लेना या कॉपी में मार्क कर लेना कि डिजायरेबल कितना होता है, मीडियन का विड्थ 5 मीटर होता है। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 3 मीटर। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। और ब्रिज वगैरह में कितना होता है, जहां पर पुल वगैरह रहता है, पुल वगैरह में 1.2 से लेके 1.5 मीटर के बीच में होना चाहिए। ब्रिज पे होना चाहिए 1.5 से लेके 1.2 के बीच में, और रोड पे होना चाहिए मिनिमम 3, डिजायरेबल 5। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें आप पेड़ पौधा लगा दीजिए, काहे के लिए, वो जो सामने से जो रोशनी आएगा गाड़ी का, उसको क्या करते हैं, डिफ्रैक्ट करने के, या उसको उसका विघटन करने के लिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर लोग अलग अलग ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट पे पढ़े थे कि किस तरह का ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट होता है, पेवमेंट का लाइट क्या होता है, पेवमेंट का रफनेस क्या होता है, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। रफनेस कैसे निकालते हैं, बम्प इंडिकेटर वगैरह से कैसे निकालते हैं, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात की थी किस चीज का, साइट डिस्टेंस का बात की थी। अब साइट डिस्टेंस क्या होता है, साइट डिस्टेंस होता है कि वो दूरी जिसपे क्या बोलते हैं एक ड्राइवर आराम से देख सके। ठीक है, साइट डिस्टेंस क्या होता है, साइट डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसको कोई भी ड्राइवर के सामने, आंख के सामने विजिबल होता है। कहने का मतलब क्या, कि मान लो कि कोई ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ, ठीक है, तो ड्राइवर जब क्या बोलते हैं अपने गाड़ी में बैठा हुआ, तो स्ट्रेट रोड यानी सीधा रोड में तो दिखने का कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई दिक्कत होता है सीधा रोड में दिखने में, सीधा रोड में कहाँ तक देख सकते हो, जहां तक रोड है वहां तक दिखता है। गाड़ी कौन कौन चलाया है इसमें, लगभग सभी चलाया होगा सर। सभी चला है ना गाड़ी में। हाँ तो कभी भी सीधा रोड में कोई दिक्कत होता है देखने में, नहीं ना, जितना दूर तक बहुत दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो साइड सर्कुलर में दिक्कत होता है सर। तो हाँ सही बोले, सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में दिक्कत होता है ना कि एक डर लगता है गाड़ी को, क्या बोलते हैं, सर्कुलर कर्व में लेके जाने में कि कहीं सामने से गाड़ी आता नहीं रहे, एक डर रहता है मन में। तो वही जो क्या बोलते, उसी चीज को क्या बोलते हैं काउंटर करने के लिए क्या है, साइड डिस्टेंस का प्रोविजन लगाया गया है। तो साइड डिस्टेंस कहाँ पर काम आता है, हमेशा कर्व रोड पे, स्ट्रेट रोड में कभी भी साइड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस क्या होता है, साइड डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होना चाहिए किस चीज के लिए, हम लोग को कर्व वगैरह को नेगोशिएट करने के समय। ठीक है, कर्व वगैरह पे जब जाते हैं हम लोग, तो वो मिनिमम दूरी हमारे आंख के सामने होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग किसी भी व्हीकल को सेफली ओवरटेक कर सके या सेफली स्टॉप कर सके। ठीक है, अब दो तरह का साइड डिस्टेंस आता है, पहला आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और दूसरा आता है पासिंग साइड डिस्टेंस। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसा है, जैसा कि नाम बता रहा है, स्टॉपिंग मतलब रुकना। ठीक है, तो गाड़ी कब रोकोगे तुम, अब गाड़ी कोई अगर आदमी हाईवे पे जा रहा है तो दो कारण से गाड़ी रोक सकता है, या तो क्या बोलते हैं कुछ खाने पीने का मन करे, ठीक है, या तो कुछ क्या बोलते हैं इमरजेंसी केस हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, या तो क्या बोलते हैं कोई अचानक कोई गाड़ी के सामने आ गया तब हमको गाड़ी रोकना पड़ता है, या कोई सामने वाला गाड़ी अचानक गाड़ी रोक दिया।
इन सब केस में हमको गाड़ी को रोकना पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो 2 केस है क्या बोलते हैं, घूमने फिरने के लिए या कोई क्या बोलते हैं और अदर केस होता है जो पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत हार्म कहाँ पर आता है, हार्म आता है हम लोग को वहां पर, जैसे कि सामने कोई गाड़ी चल रहा है, वो अचानक ब्रेक मार दिया या उसका अचानक इंजन फेल कर गया, तब हमको गाड़ी रोकना पड़ेगा। ठीक है, या सामने से कुत्ता पास कर गया, बिलाई पास कर गया, गाय भैंस पास कर गया, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको गाड़ी को ब्रेक मारना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई गाय पास कर रही है या कोई जानवर पास कर रहा है रोड के सामने से, या कोई आदमी पास कर रहा है, तो हमको उस कर्व पे उतना तो कम से कम दिखना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहा है या कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो हम अपना गाड़ी पे ब्रेक सेफली लगा सके और आराम से गाड़ी को रोक सके, कि न तो मेरा गाड़ी का नुकसान हो, न तो मेरा गाड़ी का सेफ्टी का नुकसान हो, और न ही क्या बोलते सामने वाले का जान माल का हानि हो। तो